एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंसन को दौड़ा पड़ा था और लैंसन को कंट्रोल में लाने के लिए सीजन ने लैंसन के ऊपर एक इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से लैंसन कंट्रोल में आ गया था और सीजन उसे अपने घर पर लेकर आया था और रूम पर अपने बेड पर अच्छे से सुलाया था। और लैंसन की ऐसे हालत देख के जिल्लिंग थोड़ा डर गया था और लैंसन के लिए टेंशन में ले रहा था। जिल्लिंग अपनी सीजन अंकल से पूछता है, अंकल लैंगा को क्या हुआ है, वो इतना अपसेट क्यों है, वो इतना दर्द में क्यों है। सीजन कहता है वांगजी की एक डार्क साइड है, वो बहुत कुछ झेल चुका है, वो बहुत परेशान रहता है। जिल्लिंग कहता है वो तो मुझे अब तक समझ में आ चुका है, पर बात क्या है मुझे जानना है। सीजन कहता है तुम्हें क्यों जानना है। जिल्लिंग कहता है क्योंकि वो मेरा लैंगा है और मैं उसे बड़े भाई की तरह प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे जानना है। सीजन कहता है पर कोई फ़ायदा नहीं है, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जिल्लिंग कहता है मुझे समझ में आ गया है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी मुझे जानना है, क्या आप मुझे बताओगे। सीजन हूँ में जवाब देता है। सीजन कहता है तुम्हें अगर जानना है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। मुझे वांगजी को देख के बहुत बुरा फील होता है। वो एक ऐसा लड़का है जिसका कीमत किसी को पता नहीं है। वो बहुत ही इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड लड़का है। उसके दिल में लोगों के लिए सिर्फ प्यार भरा हुआ है, पर उसकी लाइफ में प्यार की कमी है। उसने जिससे भी प्यार किया है सब ने उसे धोखा दिया है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तभी जिल्लिंग कहता है ऐसा क्या होता उनकी लाइफ में। तभी सीजन कहता है वांगजी की लाइफ आसान नहीं था, यहाँ तक आने के लिए उसे काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ा है। वो एक अनाथ लड़का था, उसकी उम्र तब 19 साल का था। वो बेघर था, ना उसकी कोई घर था, न ही रहने के लिए कोई ठिकाना। वो रोड पर ऐसे ही घूमता रहता था। यहाँ तक खाने के लिए भी उसे चोरी करना पड़ता था या फिर तो उसे डस्टबिन में पड़ा हुआ उठा के खाना पड़ता था। वांगजी कभी भी स्कूल या फिर कॉलेज नहीं गया था। वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ज़ीरो है और इसी वजह से वो जॉब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जॉब के लिए डिग्री होना ज़रूरी है। और वांगजी अपनी किस्मत को देख के हमेशा गॉड को शिकायत करता था। वांगजी एक एडोरेबल और इनोसेंट लड़का है, जिसकी वजह से उसकी उम्र की सारे लड़के उसे बेवजह बुली करता था और लैंसन बस सब कुछ ऐसे ही सहता रहता था, क्योंकि उसे झगड़ा करना पसंद नहीं था। वांगजी को लगता था अगर उसे कोई बुली कर रहा है तो करे, पर वो उनके लेवल तक नहीं जा सकता। जिल्लिंग कहता है पर लैंगा की लाइफ इतना बुरा क्यों था, उसके माँ बाप कहाँ गए। तभी सीजन कहता है बचपन में उसके माँ बाप के एक्सीडेंट हो गया था। वो एक नॉर्मल फैमिली का लड़का था, पर वो खुश था, उसकी फैमिली हैप्पी था जब तक उसके मॉम डैड इस दुनिया में जिंदा था। एक दिन वांगजी अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा था और उसी वक्त कार एक्सीडेंट हो गया, जिस एक्सीडेंट पे उसकी मॉम डैड चल बसे और लैंसन के फेस पर एक स्कार आ गया था, जो बहुत ज़्यादा डरावना था देखने में। जिल्लिंग कहता है हाँ, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मैं भी डर गया था। सीजन कहता है बस यही वजह है, जब उसकी मॉम डैड इस दुनिया में चला गया था, आसपास की मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग उसे उठा के अनाथालय में डाल दिया था। तब वो 5 या 6 साल का होगा। एक तो उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं था, ऊपर से उसे अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग तरीके से बात करना, वो थोड़ा डरे डरे सहमे हुए से लगने लगा था, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। और वो अंधेरे से भी डरने लगा था, कीड़े मकोड़े से डरने लगा था और उसे डॉग से भी डर लगता था, क्योंकि जब लैंसन की मॉम डैड इस दुनिया से चला गया था, कुछ दिन वो घर में अकेले रहने लगे थे, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था, तो कभी कभार चोरी या फिर डस्टबिन की जगह उसे कुत्ते के साथ भी लड़ना पड़ता था खाने के लिए। और यही वजह था कि लैंसन कुत्ते से डरता था। पर इन सब में से एक अच्छी बात था, लैंसन के इस दुनिया में जो दोस्त था वो था एक रैबिट और कैट। वो कितना भी दुखी रहे, कितना भी अपसेट रहे, वो अपनी हर दिल की बात, हर तकलीफ वो घर पर आके उस रैबिट से और कैट से कहता था और उन दोनों को देख के वांगजी के फेस पर एक स्माइल आ जाता था। वो एक इनोसेंट लड़का था। 2-3 साल उस अनाथालय में रहने के बाद भी वांगजी को वो जगह कभी अपना लगा ही नहीं। हमेशा वांगजी लोगों से डरता था, टीचर से, उनकी उम्र के बच्चे से। वो हमेशा डरा डरा ही रहने लगा था। वो बात बहुत ही ज़्यादा कम करता था, ज़रूरत से ज़्यादा वो बात नहीं कर पाता था। वो करना तो चाहता था, वो फ्रेंड बनाना चाहता था, पर वो कर नहीं पाता था, क्योंकि लोग पहले से ही उससे दूर दूर रहने लगा था। लोगों की नज़रिया देख के उसका कभी मन ही नहीं हुआ कि वो किसी से बात करे या फिर किसी को फ्रेंड बनाए। उसे पहले ही समझ में आ जाता था कि लोग उसे पसंद नहीं करता। पर लैंसन को ये बात कभी समझ में नहीं आया कि लोग उसे क्यों नहीं पसंद करता। उसकी उम्र के बच्चे उसके साथ फ्रेंडशिप क्यों नहीं बनाना चाहता, उसके साथ क्यों नहीं खेलना चाहता, या फिर बात क्यों नहीं अच्छे से करते। और वो बच्चों के साथ तो सभी बच्चे नॉर्मल था, वो फ्रेंड बनाता है, बात करता है, खेलता है। पर वांगजी बाहर रहते हुए भी हमेशा खुद को अकेला समझता था। उसे ऐसा फील होता था कि उस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है।
क्योंकि लैंसन के फेस पर एक मार्क था जो स्कैरी था थोड़ा सा। और जब लैंसन को पता चला उसके फेस की वजह से, स्कैरी मार्क की वजह से उससे सारे बच्चे डरते हैं। जब फाइनली वांगजी को पता चला उसकी फेस पर जो मार्क है उसकी वजह से सारे बच्चे उससे डरते हैं और वो दूर भागते थे। वांगजी को जब पता लगा, वांगजी खुद से सारे बच्चे से दूर रहने लगे, सबसे बात कम करने लगे। वो सबसे खुद को दूर रखा, किसी के पास जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब उसे लग गया था कि सारे लोग उसे पसंद नहीं करता बस उसकी फेस की मार्क की वजह से, तो उसे दूर रहना ही अच्छा लगा। और वांगजी ने डिसाइड किया वो अपना फेस किसी को नहीं दिखाएगा। वो हमेशा अपनी फेस पर एक मास्क लगाता था। लैंसन खुद को अकेला फील करता था, जिसकी वजह से लैंसन ने साइलेंस और इंट्रोवर्ट पर्सन बन गया था। और वांगजी की साइलेंस और इंट्रोवर्ट होने की वजह से सारे बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लगे। सारे बच्चे तो पहले उसे बुली करता था, अब प्रैंक भी करने लगे थे, धक्का मार के नीचे गिरा देता था, कभी कभार उसका खाना, लंच, डिनर भी छीन लिया करता था। और लैंसन बस चुपचाप सहता था, क्योंकि उसे पता है उसे सहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्योंकि स्कूल के बच्चे तो क्या, स्कूल की और अनाथालय के जो टीचर होते वो सब भी लैंसन को पसंद नहीं करता था, लैंसन की बातों को अनसुना कर देता था। इसलिए वांगजी को अच्छे से पता था टीचर के पास शिकायत करना बेकार है, क्योंकि इससे पहले भी लैंसन ये कोशिश कर चुका था पर कोई फ़ायदा नहीं था। वांगजी वो सारी चीज़ों से परेशान हो गया था। बात तो तब हद से बढ़ गया था जब वांगजी को सारे बच्चे मिल के एकजुट होकर वांगजी को बाथरूम में लॉक कर दिया था। और वांगजी को अंधेरे से डर लगता था, वो सारे बच्चों को पहले से ही पता था, और कीड़े मकोड़ों से भी। इसलिए जानबूझ के उस बाथरूम के अंदर पहले से कुछ कीड़े मकोड़े, स्पाइडर जैसा कीड़े मकोड़े था, वो बाथरूम में छोड़ दिया था। और उसके बाद वांगजी को उस बाथरूम में लॉक किया था। वांगजी कई घंटों तक उस बाथरूम में लॉक रहा, किसी ने उस बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोला। वांगजी डरते हुए काफ़ी दरवाज़ा ठकठकाया, पर किसी ने उस पर रहम नहीं खाया। और इतनी डर लगने की वजह से कुछ घंटों बाद वांगजी बाथरूम के अंदर बेहोश हो गया था। कुछ टाइम तक बाथरूम में ऐसे ही पड़ा हुआ था वांगजी। जब एक टीचर बाथरूम जाने के लिए वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है, जब वह वांगजी को देखता है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वांगजी वहाँ पर बेहोश होकर पड़ा था। तब जाके जल्दी से वांगजी को उस बाथरूम से निकालता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जब वांगजी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, उस टीचर को पता नहीं था वांगजी वॉशरूम के अंदर बेहोश क्यों हो गया था। जब डॉक्टर से पूछा तब डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा डर गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, कुछ टाइम बाद वो होश में आ जाएगा। और सारे टीचर बस वांगजी का होश आने का वेट कर रहा था। जब कुछ टाइम बाद वांगजी होश में आता, वांगजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के सारे टीचर लोगों को देखता है। जब वांगजी सारे टीचर लोगों को देख रहा था, तब उनमें से एक टीचर पूछता है, तुम बाथरूम के अंदर बेहोश कैसे हो गए थे? और वांगजी सच नहीं कह पाता। वांगजी बस अपने टीचर लोगों को ऐसे ही देख रहा था। तब और एक टीचर कहता है, बोलो, कुछ आंसर करो, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तब वांगजी उन सारे बच्चों के नाम नहीं लेता, क्योंकि उन सारे बच्चों के नाम लेना बेकार था। वांगजी को पहले से ही पता था अगर वो कुछ बच्चों का नाम भी लेगा तो वो टीचर लोग उसे ही डांटेगा और बोलेगा कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए वांगजी कहता है, कुछ नहीं, मैं बस डर के बेहोश हो गया था, बाथरूम के अंदर बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। तभी एक टीचर कहता है, तुम डरना बंद करोगे? तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम कीड़े मकोड़े से डरते हो। स्कूल में और भी सारे बच्चे हैं, वो लोग तो नहीं डरते, पर तुम ही क्यों डरते हो? हमेशा तुम ही क्यों मुसीबत खड़े करते हो? वांगजी कुछ नहीं कहता, वांगजी की आंखों से बस आंसू आ रहा था। ऐसा कहते हुए वो टीचर लोग वांगजी को लेकर हॉस्पिटल से घर आता है और वांगजी अपने अनाथालय में चला जाता है। और इतना कुछ होने के बाद वांगजी अब थक चुका था, वो अब नहीं कर पा रहा था। इसलिए वांगजी ने डिसाइड किया वो अनाथालय को छोड़ देगा और स्कूल भी छोड़ देगा, पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। और वांगजी सब कुछ छोड़ छाड़ के उस जगह से भाग गया और वो फिर से वही काम करने लगा, अपनी गुजारे करने लगा। वो खुद का गुजारा करने के लिए चोरी करता था, कभी कभार डस्टबिन में पड़ा हुआ खाना खा लेता था, या तो कभी कभार वो छोटा मोटा काम कर लेता था। ऐसा करते हुए वांगजी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और वांगजी चोरी वगैरह करना छोड़ दिया था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था वो अपनी खुद का जिम्मेदारी उठाना सीख गया था, वो छोटा मोटा काम करने लगा था। फाइनली जब वो 18 और 19 का हो गया था, वो एक गैरेज में काम करता था, वहाँ पर गाड़ी का रिपेयरिंग करता था, पर वो ऑनर भी उसे ठीक से पैसे नहीं देते थे। जब वांगजी इस बारे में एक बार आवाज़ उठाई कि वो पूरा दिन काम करने के बाद भी उसे पूरा पैसे क्यों नहीं देते, तभी वो गैरेज के ऑनर वांगजी को एक कह के उसका मुंह बंद कर दिया, तुम्हें कुछ काम नहीं आता, मैं तुम्हें तरस खा के अपने पास रखा हूँ,
अगर किसी और जगह पर काम करने के लिए जाओगे वो तुम्हें 2 दिन में निकाल देगा। और वांग जी इतना ज़्यादा मासूम था, उस पर्सन की बात को सुन के मान के वहीं पर काम करने लगा था। उसे ठीक से पैसे भी नहीं देते थे। वांग जी को खुद के लिए एक घर लेना था, जिसकी वजह से वांग जी आधे टाइम खाता था तो आधे टाइम भूखे रह जाता था। वो पैसे सेव करने में लगे हुए थे क्योंकि उसे खुद का एक घर चाहिए था। वो यहाँ वहाँ तो नहीं रह सकता था, और पैसे सेव करने के चक्कर में और ठीक से ना खाने पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। वांग जी की लाइफ ऐसे ही चल रहा था। फाइनली उसके लाइफ में और एक मुसीबत आके खड़ा हो गया। एक लड़का वांग जी की लाइफ में आया था। वांग जी की ज़िंदगी में इतना कुछ झेलना काफ़ी नहीं था, फिर भी और एक मुसीबत आके दस्तक दी। वांग जी जब गैरेज में हर रोज़ की तरह काम करता है, तब एक पर्सन आता है अपने कार को रिपेयरिंग करने के लिए। जब वांग जी अपना काम मन लगा कर रहा था, तब एक पर्सन पीछे से आके कहता है, हेलो, क्या आप मेरी कार को ठीक कर सकते हो? वांग जी बिना मुड़े ही कहता है, आप कुछ टाइम वेट करो, मैं अपने काम को फिनिश करके आपको कार को देखता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है, सॉरी, परेशान करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी मीटिंग पर ज्वाइन होना है और मेरा कार आधे रास्ते में ही रुक गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्दी से मेरी कार को ठीक कर दीजिए। अब वो काम बाद में भी कर सकते हो। तब वांग जी उस पर्सन की तरफ मुड़ के देखता है। वांग जी के फेस पर मास्क लगा हुआ था और उस पर्सन को बस वांग जी की आंखें ही देख रहा था। वांग जी की गोल्डन आइज़ उस लड़के को इतना ज़्यादा पसंद आ गया, वो बस उसकी आंखों को ही देख रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता, ठीक है, मैं आपकी कार को चेक करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ऐसे कह के वांग जी उस कार को ठीक कर रहा था और वो पर्सन बस वांग जी की आंखों को देख रहा था और वांग जी को काम करते हुए देख रहा था। जब वो पर्सन वांग जी की तरफ देख रहा था, उसे कोई ख्याल नहीं था कि टाइम कितना हुआ है। वांग जी काफ़ी इंटेलिजेंट था, वो अपना काम काफ़ी अच्छे से करता था। वो जो चीज़ एक बार देख लेता था वो बहुत ही जल्दी सीख जाता था। गाड़ी रिपेयरिंग में वांग जी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वांग जी 10 मिनट बाद उस पर्सन के पास आता है और कहता है, आपका कार ठीक हो चुका है, आप प्लीज़ एक बार चेक करके देख लो। तभी भी वो लड़का बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। भले ही उसका फेस नहीं दिख रहा था, पर आंखों से पता चल रहा था कि वो लड़का कितना ब्यूटीफुल है। वांग जी फिर से उस पर्सन को कहता है, सॉरी सर, क्या आप कार को चेक करेंगे? फिर भी उस बंदे को कोई ख्याल नहीं था कि वांग जी उसे क्या कह रही है। तब वांग जी उस पर्सन के फेस के सामने हाथ को हिलाते हुए कहता है, सर, अब कहाँ खोए हुए हो? तभी वो पर्सन अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, क्या, तुम क्या कह रही हो? तब वांग जी कहता है, मैंने आपका कार ठीक कर दिया है, प्लीज़ आप एक बार चेक कर लो। तभी वो पर्सन कहता है, इतनी जल्दी? वांग जी कहता है, हाँ, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस छोटा मोटा ही प्रॉब्लम था, मैंने ठीक कर दिया है, आप एक बार चेक कर लो। तभी वो पर्सन जब कार स्टार्ट करता है, देखता है उसका कार ठीक हो चुका है। वो बहुत हैप्पी हो जाता है और कार से बाहर होते ही कहता है, तुमने कैसे किया और बहुत जल्दी किया? वांग जी कहता है, ये मेरा काम है। तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी कुछ नहीं कहता। वांग जी बस अपने जो काम किया है उसका मनी पे बता देता है। तब वो पर्सन कहता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर तुम अपना नाम तो बताओ। वांग जी कहता है, आपका काम हो चुका ना? तभी वो पर्सन कहता है, अगर मुझे अगली बार आना हुआ तो मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो मुझे नाम लेना पड़ेगा। तब वांग जी कहता है, मेरा नाम लानवांग जी है, आप मुझे सिर्फ लानवांग भी कहते। तब वांग जी कहता है, मेरा नाम लानवांग जी है। वांग जी ने उसका नाम तक नहीं पूछा था। वो पर्सन लैंसन की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा देता है और कहता है, मेरा नाम लिने है। लैंसन बस थोड़ा सा हिचकिचाता है उससे हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि आज से पहले उसकी तरफ किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया था, इसलिए लैंसन थोड़ा अनकम्फर्टेबल था और थोड़ा हिचकिचा रहा था। बाद में लैंसन 2 हाथ जुड़ के नमस्ते कह देता है। लैंसन की ऐसे व्यवहार से लिन ही थोड़ा हैरान तो था, पर वो कुछ नहीं बोलता। वो बस एक स्माइल देता है और कहता है, मुझे लगा था आज मेरा मीटिंग कैंसिल हो जाएगा, पर तुम्हारी वजह से मैं टाइम पर पहुंच पाऊंगा। ऐसा कह के लिन कहता है, थैंक यू। वांग जी कहता है, थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना ही मेरा काम था। लिन कहता है, वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, तुम्हारा नाम काफ़ी अच्छा है, नाइस नेम। उस दिन के बाद से लिन हमेशा कुछ न कुछ बहाने से लैंजन से मिलने आता था और लैंजन बस लिन को इग्नोर ही करता था, क्योंकि लिन एक रिच पर्सन था और लैंजन एक अनाथ, और ऊपर से उसकी फेस पर जो मार्क है वो डरावना था। ज़्यादातर लोग उसे डरता था और इसी वजह से वो बचपन से अपनी फेस पर मास्क यूज़ करता था, जो लोगों को काफ़ी डरावना लगता था। इसलिए लैंजन इग्नोर करना ही बेहतर समझा। पर लिन हार नहीं माना था। वो रोज़ आता रहता था और लैंजन के लिए महंगे गिफ्ट लाता था।
पर लैंसन को महंगी गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं था, वो हमेशा लौटा देता था। पर लिन ई जीत पर अड़ गया था। उसे पता था अगर लैंसन को महंगे गिफ्ट पसंद नहीं है तो उसे उसकी तरह सोचना पड़ेगा, और लिन ई को अच्छे से पता था कि लैंसन को कौन सा चीज़ पसंद आ सकता है। इसलिए लैंसन को खुश करने के लिए वो ज़्यादातर लैंसन के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, कभी कभार डिनर, उसे घुमाने ले जाता था, उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। और जब लैंसन अपने काम में बिजी रहता था, वो लैंसन के पास ही बैठा रहता था और उसे काम करते हुए देखता था। लैंसन को इतना अटेंशन किसी ने भी नहीं दिया था, और बस यही चीज़ लैंसन की आदत पड़ गई थी। शायद लैंसन को पहली बार किसी का प्यार मिला था और इसी चीज़ का उसे आदत पड़ गई थी, क्योंकि लैंसन के लिए ये सब नया था। जिस लड़के से आज तक किसी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की, आज कोई है जो उसकी फिक्र करता है, उसकी परवाह करता है, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल करता है। इससे ज़्यादा लैंसन को और क्या चाहिए था। बस यही चीज़ था जो लैंसन को उस इंसान के ऊपर दिल आ गया था। लैंसन को ये सोच के अच्छा लगता था कि वो भी किसी के लिए स्पेशल है। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हुआ। एक दिन लिन ई ने प्रपोज किया था। 4 से 5 महीना हो गया था वांग जी लिन ई के साथ डेट कर रहा था। लैंसन पहली बार बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे, पर लैंसन को वो बात भी बहुत ज़्यादा डराता था कि जब लिन ई को उसकी फेस, उसका चेहरा देखेगा, लिन ई कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज तक लिन ई ने लैंसन का चेहरा नहीं देखा था और लिन ई को लैंसन का सच पता नहीं था। वो दोनों आज तक एक दूसरे को किस तक नहीं की का मतलब है लैंसन ने करने नहीं दिया था। और लैंसन अपने डर को भगाने के लिए वो फैसला लेता है, वो लिन ई को अपना फेस दिखाएगा और इसके बाद वो अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगा। लैंसन ने लिन ई के लिए एक डेट प्लान किया था और डेट पर आने के लिए कहा था, और टाइम पर लिन ई आ भी गया था। लिन ई भी बहुत खुश था जब लैंसन और लिन ई दोनों ही डेट के लिए बैठा था। जब लैंसन और लिन ई दोनों ही डेट के लिए आ गया था, वो दोनों बस बैठ के एक दूसरे के फेस को देख रहा था। लिन ई को पता नहीं था कि वांग जी उसे क्यों बुलाया। वांग जी कहता है, लिन ई मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया। लिन ई कहता है, तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? तब लैंसन कहता है, दरअसल मैं तुम्हें अपना फेस दिखाना चाहता हूँ। तब लिन ई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज तक लिन ई ने कभी भी लैंसन का चेहरा नहीं देखा था और कभी वांग जी को परेशान भी नहीं किया था कि वो उसे फेस दिखाए, पर वांग जी आज खुद से फेस दिखाना चाहता था। लिन ई कहता है, तुम मुझे फेस दिखाना चाहते हो? वांग जी कहते हैं, हाँ, क्या तुम देखना नहीं चाहोगे? लिन ई कहता है, क्यों नहीं, आखिर में तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारा फेस देखना मेरा हक है, मैं क्यों ना देखूं। वांग जी को पता था लिन ई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उन दोनों के प्यार के बीच में वो मार्क कोई मायने नहीं रखता। इसलिए लैंसन अपने फेस से उस मार्क्स को हटा देता है, जिससे लैंसन की फेस पर वो मार्क स्कैर दिखा देता है। जब लिन ई लैंसन का फेस देखता है, कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल शॉक था, उसके मुंह बंद हो गया था, वो कुछ नहीं कह रहा था और लिन ई की खामोशी लैंसन को थोड़ा डरा रहा था। फाइनली लिन ई अपना मुंह खोलता है और कहता है, तुम क्या लेना चाहोगे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस तुम मुझे देख के क्या कहना चाहोगे? लिन ई कहता है, कुछ नहीं, हम डिनर करते हैं। ऐसा कह के लिन ई और वांग जी दोनों ही डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद लिन ई वहाँ से चला जाता है। आज लिन ई ने वांग जी से ठीक से हग भी नहीं किया था, क्योंकि अचानक लिन ई डिनर करते करते वो अपना टाइम चेक करते हुए वांग जी से ये कह दिया था कि मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। वो हड़बड़ी में डिनर ख़त्म करके वहाँ से चला गया था। वांग जी को लगा शायद सच में उसका कुछ मीटिंग होगा, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और हमेशा के लिए तो उसके पास टाइम नहीं हो सकता। उस दिन के बाद से लिन ई ने वांग जी से मिलना थोड़ा कम कर दिया था। धीरे धीरे कम करते करते 1 महीना हो गया था, लिन ई वांग जी से मिलने नहीं आया था। वांग जी अब तक यही सोच रहा था कि सच में लिन ई के काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वो एक बिजनेसमैन है, उसे काफ़ी सारा मीटिंग अटेंड करना पड़ता है। धीरे धीरे उसके बिजनेस के साथ उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है, तो इसलिए उसके पास वांग जी के लिए टाइम थोड़ा कम हो चुका है। वांग जी सोचता है, हर टाइम तो वो मेरे पास नहीं रह सकता ना, उसका भी काम है, उसे थोड़ा टाइम देता है, वो अपने आप फिर से वापस आ जाएगा, फिर से वो पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए वांग जी लिन ई का बस वेट ही करता था और इस बात को 3 से 4 महीना हो गया था। वांग जी सोचता है 3-4 महीना हो गया, पर लिन ई अब भी वैसा ही है, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। जब भी मिलने के लिए बुलाता था, लिन ई कुछ ना कुछ बहाना कर देता था। इसलिए वांग जी लिन ई के घर चला जाता है उससे मिलने के लिए।
जब वांग जी लिनी के घर पर जाता है, देखता है लिनी आराम से अपनी सोफे पर बैठ के वो मूवी एंजॉय कर रही है। लैंसन थोड़े टाइम के लिए तो हैरान हो गया था, क्योंकि सुबह ही लैंसन ने कॉल किया था मिलने के लिए। तब लिनी ने कहा था कि उसे बहुत ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा काम है कि वो मिल नहीं पाएगा। जब लिनी वांग जी को अपने घर पर देख लेता है, लिनी भी थोड़ा शॉक्ड हो गया था, उठ के खड़ा हो गया था, क्योंकि आज से पहले वांग जी लिन ई के घर कभी नहीं आया था। लिन ई काफ़ी बार उसे अपने घर बुलाया था, पर वांग जी कभी नहीं गया था, पर आज वांग जी खुद से गया था। इसलिए लिन ई थोड़ा हैरान था। लिन ई कहता है, वांग जी तुम यहाँ, तुम अचानक मेरे घर कैसे? तभी वांग जी कहता है, अचानक आया तभी तो पता चला कि तुम कितना अपने काम में बिजी हो। लिन ई कहता है, ओह कम ऑन, इतनी छोटी सी बात के लिए अब गुस्सा मत करो। मेरा काम ख़त्म हो चुका तो मैं अपने घर आ चुका और मैं मूवी देख रही हूँ। वांग जी कहता है, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका था, मैं तुम्हें सुबह कॉल किया था मिलने के लिए, तुम मेरे पास क्यों नहीं गए? लिनी कहता है, क्योंकि मेरा मूड नहीं था। वांग जी ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, मूड नहीं था, इसका मतलब क्या है? लिनी कहता है, जो तुमने समझा वही मेरा मतलब है, मेरा मूड नहीं था, मैं थका हुआ था। वांग जी कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा, बात कुछ और है, तुम सच क्यों नहीं बोल देते? तुम अब मुझे पसंद नहीं करते, अब मुझे प्यार नहीं करते पहले जैसे। लिनी कहता है, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, झूठ मत बोलो, जब से तुम मेरे फेस देखा है तब से तुम अलग अलग रहने लगे हो, मुझसे अब बात भी नहीं करते, मिलने तक नहीं आते, अगर कॉल करता हूँ तुम कॉल भी नहीं उठाते, मिलने पर जब मैं बुलाता हूँ तुम मुझे ऐसा कह देते हो कि तुम मीटिंग में फंसे हुए हो या फिर तुम्हें मीटिंग है। मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? लिनी कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वांग जी कहता है, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आजकल तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो। लिनी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारी गलतफहमी है। वांग जी कहता है, मेरी गलतफहमी कुछ नहीं है, ये सच है, बस तुम मुझे सच कहो, तुम मुझे झूठ मत बोलो, कोई मुझे धोखा दे वो बात मुझे पसंद नहीं है। तभी लिनी को गुस्सा आता है और गुस्से में कहता है, हाँ तुमने सही सोचा, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं हुआ है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें कौन प्यार करना चाहेगा? तुमने अपना चेहरा देखा है अपने आईने में? वांग जी को ये सुन के सडनली आंसू आ जाता है। वांग जी अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता। लिनी कहता है, तुम्हें लगा भी कैसे मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ? जब मैंने तुम्हारी आंखें को देखा था, तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल, बहुत शाइनिंग कर रहा था। तुम्हारी आंखें देख के कोई भी कह सकता था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। मुझे तो अब तक यही लगा था कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और खूबसूरत हो, पर जब मैंने तुम्हारा फेस देखा, तुम्हारा फेस देख के मैं डर गया था। क्या तुम्हें समझ में नहीं आया था कि मैं तुम्हारे फेस देख कर डर गया था? वांग जी बस अपने इनोसेंट फेस के साथ वो लिनी की बात को सुन रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था वो कुछ गलत सुन रही है, वो लिनी नहीं है जिससे वो प्यार करता था। लिनी कहता है, और एक बात, मैं पहले से तुमसे प्यार नहीं करता था, मैं किसी अनाथ को कैसे प्यार कर सकता हूँ? तुम एक अनाथ लड़के हो, मुझे लगा तुम्हें फंसाना बहुत आसान होगा, मैं तुम्हें महंगे महंगे गिफ्ट दूंगी तो तुम फंस जाओगे, पर तुम बहुत जिद्दी थे, तुम्हें फंसाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा। मुझे लगा था मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, पर तुमने आज तक टच भी नहीं करने दिया। किस तो दूर की बात है, रात बिताना तो दूर की बात है। और जब मैंने तुम्हारा फेस देखा तो उसी दिन मेरा मूड चेंज हो गया। मैं अब तुम्हें कभी टच तो क्या, तुम्हें किस तक नहीं करूँगा, और प्यार तो दूर की बात है। वांग जी कहता है, क्या सच में तुमने सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए मुझे ऐसे प्यार का नाटक किया था? तभी लिनी कहता है, और नहीं तो क्या, मेरे जैसे रिच पर्सन तुम्हारे जैसे गरीब इंसान से क्यों प्यार करेगा? सोचो जरा, तुम्हारे पास है क्या? तुम जैसे लोग तो मेरे घर के नौकर तक नहीं बनेगा, और मैं तुम्हें शादी करके अपने हस्बैंड बनाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया? जब लिनी वांग जी से ये सारी बातें बोल रहा था, तब दूसरे कमरे से एक लड़का हाई हनी कह के वो लिनी के पास आता है। वो लड़का आते ही लिनी को हक कर लिया था, वो भी लैंसन के सामने। लैंसन को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। लिनी कहता है, देखो बॉयफ्रेंड इसे कहते हैं, आते ही कैसे मुझे प्यार से हक कर लिया और मेरी बॉडी को किस तरीके से टच कर रही है। बॉयफ्रेंड का बिहेवियर ऐसे होना चाहिए। तुम तो मुझसे इतना दूर बैठते हो जैसे कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हारे पीछे इसलिए भाग रहा था कि मैं तुम्हें एक बार यूज़ कर लूँ। तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़का हो, पर मैं गलत था। अब मैं इस नाटक से तंग हो चुका हूँ, अब मैं ड्रामा नहीं कर सकता। अच्छा ही हुआ कि तुम मेरे घर आए और सब कुछ देख ली। लैंसन को इससे आगे नहीं सुना जा रहा था। लिनी कहता है, अगर कुछ और जानना है तो कहो, मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे टाइम को तुम ख़राब कर रही हो। ऐसा कह के
वो लैंसन की आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को किस कर लेता है और वांग जी बस खड़े होकर देख रहा था। वांग जी के लिए ये सब सहना नामुमकिन था। वांग जी वही तुरंत वहाँ से बाहर चला आता है। वांग जी को अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अभी क्या देखा और क्या सुना। वांग जी इतना ज़्यादा टूट गया था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था और इतना ज़्यादा रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग उसे इस तरह क्यों यूज़ करता है। वो तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी लोग उसके साथ ऐसे बुरा बिहेव क्यों करता है। वांग जी के रोने से जैसे आसमान भी रो रहा था। आसमान से बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा था और बिजली कड़क रहा था। वांग जी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ज़ोरों से चीख के रोने लगता है। वांग जी काफ़ी टाइम अपने घुटनों पर बैठ के रो रहा था, फिर अपने आप को संभालता है, उठ के खड़ा होता है। वांग जी कैसे भी करके अपने लड़खड़ाते हुए कदम को बढ़ाते हुए वो घर की तरफ जा रहा था। जब वांग जी जा रहा था, वांग जी को कुछ ख्याल नहीं था वो किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है। और ऐसे ही चलते हुए वो एक पर्सन से टकरा जाता है। वो एक पूरे गैंग था, वो गुंडे लोग थे। जैसे ही वांग जी टकरा जाता है, वो गुंडे लोग वांग जी के ऊपर चढ़ जाता है। वांग जी को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे धक्का देने की। वांग जी फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी अभी इस हालात में नहीं था कि वो उस गुंडे से लड़ सके। वांग जी को साइलेंस देख के वो गुंडे कहता है, तुम्हारी हिम्मत तो कम नहीं है, तुम मेरे सवाल का आंसर नहीं किया। तब वांग जी फिर भी साइलेंस रहता है और वांग जी के इसी साइलेंसपन से उन लोग फ़ायदा उठाता है और वांग जी को मारने और पीटने लगता है। जब वांग जी को कुछ गुंडे पीट रहा था और वांग जी बस मार खा रहा था, क्योंकि वांग जी अभी उसी हालात में नहीं था कि वो किसी के साथ लड़े। वो बहुत ज़्यादा टूट गया था। वांग जी को ये तक ख्याल नहीं था कि कुछ गुंडे मिलकर उसे पीट रही है। तभी एक लड़का भागते हुए आता है और उस गुंडे के साथ मारपीट करके वो वांग जी को बचा लेता है। जब वो गुंडे सारे भाग जाता तब भी वांग जी अपनी ख्यालों में खोया हुआ था। वो अपनी किस्मत के साथ लड़ रहा था। वो किसी को कुछ ना कहते हुए वहाँ से कैसे भी करके उठ के खड़ा होता है और वहाँ से जाने लगता है। बारिश अभी भी हो रहा था। तभी वो लड़का वांग जी को आवाज़ देने लगता है और कहता है, हे तुम कहाँ जा रही हो। वांग जी कुछ नहीं कहता। वो लड़का कहता है, तुम तो बड़ी अजीब हो, मैंने तुम्हें उस गुंडे से बचाया पर तुमने एक थैंक यू तक नहीं कहा। वांग जी अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो लड़का वांग जी के बिहेवियर से थोड़ा हैरान था कि ये लड़का इतना अजीब क्यों है। एक तो वो चुपचाप मार खा रहा था, एक भी कुछ बोल नहीं रहा था, अपनी बचाव के लिए एक हाथ तक नहीं उठाया। ऊपर से मैंने इसका जान बचाया और मुझसे एक बार बात नहीं की, मेरा क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर रहा और मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। उस लड़के के मन में कई सारा क्वेश्चन आ रहा था, कई सारा बात चल रही थी और बस साइलेंस खड़ा था। जब वो लड़का अपने ही मन के साथ बात कर रहा था तब वांग जी सडनली बेहोश होकर गिरने ही वाला था। तभी वो लड़का वांग जी को अपनी बाह में ले लेता है और सोचता है, ये अचानक ऐसे बेहोश कैसे हो गया, शायद इतना मार खाने की वजह से बेहोश हो गया। वो जल्दी से वांग जी को अपनी आर्म में कैरी करते हुए वो डॉक्टर के पास ले जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। जब डॉक्टर उस लड़के से पूछता है, ये पेशेंट कौन है, तुम्हारा कुछ लगता है, अगर नहीं लगता है तो हमें पुलिस में केस करना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत सारा मार खाई। कहता है, नहीं नहीं, पुलिस में केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी डॉक्टर उस लड़के की तरफ देखता है। तब वो लड़का कहता है, अब मेरी फेस की तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने कहा ना ये मेरा बॉयफ्रेंड है, बस कॉलेज में कुछ हो गया था तो कुछ लड़के ने मिलके उसे मार दिया है, आपको ऐसे केस बेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसका गारंटी लेती हूँ, ये अच्छा लड़का है और मेरा बॉयफ्रेंड है। तब वो डॉक्टर कहता है, तब तो फिर ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड है तो हम केस नहीं करते और इसका इलाज शुरू कर देते हैं। वो लड़का अभी भी खड़ा था और वांग जी की होश में आने का वेट कर रहा था। डॉक्टर जब फाइनली चेकअप करके बाहर आता है, वो लड़का जल्दी से डॉक्टर के पास आता है और ये कह नहीं चाहता है कि वो लड़का कैसा है। फिर वो लड़का अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो अभी अभी कहा है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। अगर वो लड़का कहता तो डॉक्टर को शक हो जाता, इसलिए वो लड़का कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। तभी डॉक्टर कहता है, वो ठीक है पर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक से खाता पीता नहीं है क्या, इसलिए वो इतना जल्दी बेहोश हो चुका है। तभी वो लड़का कहता है, हाँ वो थोड़ा केयरलेस है, मैं उसे समझा दूंगा पर वो ठीक तो हो जाएगा ना। डॉक्टर कहता है, हाँ कल सुबह तक ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो अपने बॉयफ्रेंड के लिए, लगता है तुम अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तभी वो लड़का अपनी सर को खुजलाते हुए कहता है, शायद मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे कह के वो थोड़ा स्माइल करने लगता है। डॉक्टर कुछ समझ में नहीं पाया कि वो स्माइल क्यों कर रही है, पर वहाँ से चला जाता है।
वो लड़का पूरी रात वांग जी के पास बैठ के उसका होश आने का वेट कर रहा था। भले ही डॉक्टर ने कह दिया था कि सुबह तक होश आ जाएगा, पर वो ऐसे ही वांग जी के पास बैठा हुआ था और बस वांग जी के फेस को देख रहा था। भले ही वांग जी के फेस पर मास्क लगा हुआ था। काफ़ी टाइम बैठे बैठे और वेट करते करते विंग वहीं पर सो गया था। जब सुबह होता है फाइनली विंग की आंखें खोलता है। विंग जैसी आंखें खोलता है देखता है वो लड़का अभी भी सो रही है। फिर सोचता है मैं जिसके लिए इतना परेशान हो रही हूँ ये लड़का दिखने में कैसा हो। ऐसा सोचते हुए जब वो लड़का वांग जी का मास्क हटाने जाता है तब एक नर्स आ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। तभी वो लड़का अपने हाथ को रोक लेता है और वांग जी के फेस से अपने मास्क नहीं हटाता। नर्स कहता है आपका रात काफ़ी अच्छा गया होगा। तभी वो लड़का कहता है अच्छा गया होगा, मैं बेड पर थोड़ा सा सर रख के सोया था। मैं पूरा रात बैठे बैठे सोई थी तो मेरा बॉडी पूरा पेन कर रही है, क्या आप मुझे एक पेन किलर दे सकते हो। तभी नर्स कहता है हाँ बिल्कुल। ऐसा कहते हुए वो नर्स उस लड़के के हाथ में एक पेन किलर देता है और वो ले भी लेता है और कहता है इसे अब तक होश क्यों नहीं आया। तभी नर्स कहता है डॉक्टर ने कहा था ना सुबह तक होश आ जाएगा, तो अभी अभी सुबह हुआ है, बस कुछ टाइम हुआ है ना, बहुत जल्दी होश आ जाएगा। आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना सोचो मत। तभी वो लड़का कहता है बॉयफ्रेंड, किसने कहा है मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी नर्स हैरान से उस लड़के की तरफ देखने लगता है और वो लड़का भी भूल चुका था कि वो वांग जी को अपना बॉयफ्रेंड बताया है। तभी वो लड़का हंसते कहता है हाँ मेरा बॉयफ्रेंड, मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। नर्स कहता है अपने बॉयफ्रेंड को भूल रही हो, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो। वो लड़का कहता है जैसे आप सोच रही हो मैं वैसा ही बॉयफ्रेंड हूँ, बिल्कुल केयरलेस। ऐसा कह के वो लड़का कहता है आप अपना पेशेंट का ख्याल रखना, मैं ज़रा घर होकर आता हूँ। ऐसा कह के वो लड़का चला जाता है। उस लड़के के जाने के कुछ ही टाइम बाद वांग जी को धीरे धीरे होश आता है। वांग जी जब आंखें खोलता है देखता है वो एक हॉस्पिटल में है और वो हॉस्पिटल काफ़ी एक्सपेंसिव है। उस हॉस्पिटल को देख के पता चल रहा था इस हॉस्पिटल का बिल बहुत ही ज़्यादा होगा जो वांग जी के लिए देना नामुमकिन है। वांग जी थोड़ा हैरान हो जाता है। वांग जी जैसे ही होश आता है वांग जी उस हॉस्पिटल को देख के वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास बिल देने के लिए पैसा नहीं है। जब वांग जी वहाँ से भाग रहा था तब नर्स उसको पकड़ लेता है और कहता है आप कहाँ जा रही हो। वांग जी कहता है सॉरी, किसी ने गलती से मुझे यहाँ एडमिट करा दिया होगा पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा कह के वांग जी फिर से जा रहा था पर नर्स फिर से दूसरे नर्स को बुलाता और कहता है कि इसे पकड़ो ये यहाँ से भाग रही है। तब आउटसाइड से और एक नर्स आ जाता है और कहता है आप क्यों भाग रही हो। वांग जी कहता है सॉरी, मैं यहाँ का बिल पे नहीं कर सकता इसलिए मैं भाग रही हूँ। तभी नर्स कहता है आपको बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है, अब इतना क्यों सोच रही हो, पहले आप बेड पर जाइए। ऐसा कह के वो दोनों नर्स वांग जी को पकड़ के फिर से बेड पर बिठा देता है। वांग जी कहता है देखिए नर्स, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है कि मैं इस हॉस्पिटल का बिल पे कर सकूँ और मैं चाहता हूँ आप दोनों बस मुझे जाने दीजिए। तभी वो नर्स कहता है यहाँ का बिल पे हो चुका है। वांग जी कहता है बिल पे हो चुका है मतलब। तभी नर्स कहता है आप इतना टेंशन मत लो, आपके बॉयफ्रेंड आपके बिल पे कर दिया है, ऑलरेडी आपका बिल पे हो चुका है। वांग जी सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड लिन ये मेरे लिए बिल पे कर दिया है, लिन ई मेरे लिए ऐसा क्यों करेगा। वांग जी अपनी सोच में बिजी था। तभी डॉक्टर आ जाता है और फिर से वांग जी को चेक करने लगता है। वांग जी डॉक्टर से कहता है डॉक्टर मुझे यहाँ किसने एडमिट कराया है। तभी डॉक्टर कहता है आपके बॉयफ्रेंड ने। वांग जी सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड। वांग जी को एक पल के लिए लगा शायद लिन ई उसे इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया होगा